मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है मानव भूगोल की अमेरिकन विचारधारा। भाग 3 के अंतर्गत हम कॉल ऑटमन सावर और रिचर्ड हॉडसन का मानव भूगोल के विकास में योगदान का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने ईसा बोमेन और थॉमस ग्रिफ्थ टेलर का मानव भूगोल के क्षेत्र के विकास में योगदान का अध्ययन किया था। कॉल ऑटमन सावर। कॉल सावर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी राज्य के वारेंटन नगर में 24 दिसंबर 1889 में हुआ। सावर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भूगोल के महान विद्वान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में हुई थी। सावर प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। सन 1915 में इन्हें शिकागो विश्वविद्यालय से महान भौतिक भूगोलवेत्ता प्रोफेसर सेल्सबरी के निर्देशन में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इनका शोध का विषय था साइट एंड कल्चर एट सुफरेंडोन वालिकोटा। इनकी प्रथम नियुक्ति मिशिगन विश्वविद्यालय में व्याख्याता पद पर हुई, जहां इन्होंने व्यवहारिक भूगोल संबंधी कार्यों को संपादित किया। साथ ही मिशिगन राज्य के भूमि के आर्थिक सर्वेक्षण को भी किया। सन 1923 में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए और निरंतर शोधरत रहते हुए भूगोल का व्यापक अध्ययन किया। कॉल सावर जर्मन भूगोलवेत्ताओं के विधि तंत्र से प्रभावित रहे। अमेरिका में इन्होंने भूगोल की विभिन्न शाखाएं सांस्कृतिक भूगोल, दृश्य भूमि भूगोल, मानव प्रकृति समायोजन तथा व्यवहारिक भूगोल का विकास करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कॉल सावर ने सर्वप्रथम 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, जिसकी बाद में हॉडसन द्वारा विशद व्याख्या की गई। सावर संभववादी विचारक रहे थे, लेकिन ग्रिफ्थ टेलर के नवनियतिवाद को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इन्होंने भूगोल को सामाजिक विज्ञान मानते हुए सांस्कृतिक भूगोल के सभी पक्षों की और सांस्कृतिक दृश्य भूमि की समस्याओं सहित उपयुक्त व्याख्या की, जिसके कारण इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का अग्रणी विद्वान माना जाता है। इनका मुख्य योगदान सांस्कृतिक भूगोल में रहा, इसीलिए इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। कॉल सावर ने भूदृश्य या दृश्य भूमि यानी कि लैंडस्केप को जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट का पर्याय माना। इन्होंने प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों में अंतर भी किया। सावर के अनुसार प्राकृतिक भूदृश्यों का प्रयोग करके या इन्हें परिवर्तित करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया जाता है। इन्होंने बताया कि वर्तमान सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन प्राकृतिक भूदृश्यों के विकास के संदर्भ में भूगोल में किया जाना चाहिए।
इनके अनुसार दृश्य भूमि के विकास में मानव की भूमिका मुख्य होती है। कॉल सावर के अनुसार पृथ्वी तल पर विकसित दृश्य भूमि कोई विशिष्ट घटना न होकर भूतल का ही एक अंग है जो कि वास्तविकता है। रिचर्ड हॉटसन ने कॉल सावर के बारे में बताया है कि कॉल सावर ने दृश्य भूमि शब्द को दोहरे अर्थों में प्रयुक्त किया। उनके अनुसार दृश्य भूमि शब्द प्रदेश शब्द का समानार्थी है। कॉल सावर की क्षेत्रीय विभिन्नता संबंधी विचारधारा हैटनर के क्षेत्र वितरण विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर विकसित हुई थी। इन्होंने स्पष्ट किया कि निरंतर विकास की क्रिया में संलग्न मानव क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन करता है, जिसके कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कॉल सावर ने सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति की संकल्पना प्रस्तुत की, जो कि मनुष्य और वनस्पति के मध्य संबंधों पर आधारित थी। इसीलिए इन्हें सांस्कृतिक भूगोल के अग्रणी विचारक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन्होंने संस्कृति के पारंपरिक हृदय स्थलों के रूप में नील नदी घाटी, दजला फरात घाटी, सिंधु घाटी, यांगत्से घाटी को चिन्हित किया। कॉल सावर पर्यावरण के व्यावसायिक दोहन के विरोधी रहे हैं। साथ ही इन्होंने विश्व के यूरोपीकरण का भी विरोध किया है। कॉल सावर ने भूगोल के अध्ययन में विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। इन्होंने अमेरिका में दृश्य भूमि पर गहन चिंतन किया तथा क्षेत्र विवरण विज्ञान में सांस्कृतिक दृश्य भूमि की विस्तृत व्याख्या की, जिससे सांस्कृतिक भूगोल का बीजारोपण हुआ। सावर ग्रामीण संस्कृति की विविधता के उपासक थे, साथ ही महान शिक्षक और अमेरिकी भूगोल के मार्गदर्शक माने जाते हैं। कॉल सावर की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। एग्रीकल्चर ऑरिजिन एंड दिस पर्पस 1952 में प्रकाशित हुई। जैविक विश्व का मानवीय उपयोग। चौथी हैं उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या। पांचवें हैं कृषि के उद्गम प्रदेश और प्रकीर्णन। छठी हैं सांस्कृतिक भूगोल। सातवीं हैं दृश्य भूमि का आकृति विज्ञान। और आठवीं प्रमुख रचना है ओज़ार्क उच्च भूमि। इसी क्रम में अगले अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉटसन हैं। रिचर्ड हॉटसन प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ये मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर रहे। ये अमेरिका के 20वीं सदी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे। सीमाओं का जननिक वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था, जो कि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं।
पहली है भूगोल की प्रकृति, जो कि 1939 में प्रकाशित हुई। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई। तीसरी प्रमुख रचना है द एकेडमिक सिटीजन, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई। चौथी महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई। पांचवी महत्वपूर्ण रचना है राजनीतिक भूगोल में कार्यात्मक उपागम, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई। ये थे अमेरिकन विचारधारा रखने वाले मानव भूगोलवेत्ता, जिन्होंने अपने अध्ययन, अध्यापन और अपने अनुभवों को अपनी रचनाओं में संजोया, जिससे मानव भूगोल का विकास हुआ और इसके क्षेत्र को व्यापकता और विशिष्टता मिली।